चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला हुआ, इसको लेकर अभी और क्या जानकारी सामने आई है। उसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में सीधी फ्लाइट शुरू होने की खबर है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनका कहना है कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर भेजा, उनके घर पर हमले की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि रशिया के नोवगोरोड में जो राष्ट्रपति पुतिन का घर है उस पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि हमने किसी प्रकार के हमले की कोई कोशिश नहीं की है। पर रूस का सीधे सीधे रूस ने इन हमलों का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो हमले हुए हैं उसके बाद जो नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही है, जो शांति की बातचीत चल रही है, उसमें रूस जो अपना पोजीशन है उसको फिर से रिव्यू करने वाला है। यानी कि जो शांति का रंग चढ़ रहा था वो धीरे धीरे उसमें भंग पड़ने की कोशिश आ रही है। सही बात है ना? हाँ, इस पूरे मामले पर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खुद पुतिन ने उनको बताया कि उनके घर पर हमला हुआ है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो खुद भी बहुत अपसेट है और गुस्से में है। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उन्होंने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए। I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, you know, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, you know, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. And can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. इन पूरे आरोपों पे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये जो हमले के आरोप हैं ये पूरी तरीके से झूठे हैं। रूस बड़े हमले की योजना बना रहा है, इसलिए उसने ये सारे आरोप लगाए हैं। वो हमारे बिल्डिंग्स को निशाना बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहा है। पूरे मामले में ये खबर इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि दोनों देश शांति की तरफ बढ़ रहे थे। पहले 28 पॉइंट्स पर बात हुई, फिर उनको घटाकर 20 पॉइंट्स पर बात की गई और उसमें भी रजामंदी होती हुई नजर आ रही थी। इन सब के बीच में एक ऐसी खबर जिसके बाद शांति की जो लहर बह रही थी या कोशिश हो रही थी दोनों देशों के बीच में युद्ध को खत्म करने की, उस पर अब फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आपने 2-4 दिनों पहले देखा कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करते हैं। उनके फ्लोरिडा का जो उनका घर है वहाँ पे मिलते हैं, मार-ए-लागो में। वहाँ पे मुलाकात होती है, तमाम चीज़ें होती हैं और एक जो सेंटीमेंट एक या जो मैसेज निकल के आता है वो ये आता है कि लगभग चीज़ें डन हो गई हैं। यूक्रेन अपनी जमीन भी देने के लिए तैयार हो चुका है किसी ना किसी वे में। अब ये है कि कितनी जमीन देगा, कितनी नहीं देगा, ऐसी चीज़ें आ रही थी। जब यूरोपियन लीडर्स इस पे कमेंट करते हैं, मैक्रोन कहते हैं, तो मैक्रोन भी कहते हैं कि हाँ हम उस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ट्रंप से बात हुई, जेलेंस्की से बात हुई, तमाम चीज़ें। ऐसे में इस हमले का आरोप है या सच में हमला हुआ, इन आरोपों का क्या अब रशिया क्या पलटवार करेगा? जो पीस टेबल पे आने वाले थे दोनों राष्ट्राध्यक्ष या दोनों देश, वो पीस टेबल पे अब आएंगे या इसमें और लंबा खिंचेगा? ये तमाम चीज़ों पे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। इसके अलावा एक पक्ष और भी इसमें उठ रहा है सर कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं एंग्री हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस समय इस तरह की किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक होता है जो दोनों देशों के शांति बनाने के बीच में एक देश जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा था, वो भी एक उसके राष्ट्रपति का भी इस तरह का बयान आने के बाद कुछ मामला उलझा हुआ तो नजर आ रहा है। ट्रंप की बातों को, अगर आप ट्रंप की बातों को सीरियसली ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ट्रंप कई बार पुतिन से कहता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। कई बार ट्रंप बोल देता है कि मुझे जेलेंस्की पसंद नहीं आ रहा है। कई बार ट्रंप बस मैं ठीक, मुझे ये अच्छा लगा कि ट्रंप ये नहीं बोला कि मैं खुद मैं ही नहीं पसंद कर रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं ये पीस डील नहीं करवा पा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने कुछ दिन या कल ही आया था कि मैंने 8 जंग रुकवाई है, लेकिन रशिया जो असली जंग चल रही है, 2 देशों के बीच फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है,
वो भाई साहब से नहीं खत्म हो रही है। बाकी दुनिया में स्कर्मिशेस जो हुई, जो अपने आप पता था कि 2-4 दिन में खत्म हो गई, और उस पे ट्रम्प पूरा एक गाजा पट्टी में इजराइल ठोक रहा है, वो भी भाई ने पूरी कॉन्फ्रेंस की, भीड़ जुटाई, एक जूते चाटने वाले को बुलाया, उसका नाम शहबाज शरीफ है, उससे थैंक यू इनको बुलवाया, और सब हुआ। बाद में फिर 2 दिन बाद मारना शुरू कर आपने गाजा की बात कही तो एक तथ्य और बता दें कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी, उसमें भी कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे और कितनी सेनाएं भेजेंगे, इसको लेकर भी अब विवाद खड़े होने लग गए हैं। हालांकि कुछ देशों ने पूर्ण रूप से रजामंदी जाहिर की है कि वो सेना भेजेंगे, लेकिन अभी इस फोर्स को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये फोर्स पूरी तरह बन पाएगी और किस तरह से वहां पे एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो ये जो आपने दावों की बात कही कि वो इन्होंने इतने देशों की जो युद्ध है उसको रुकवा दिया, उन्होंने फिर कहा है कि भाई हमने इतने देश रुकवा दिए और मेरी कोई बात नहीं करता, लेकिन उनका ये जो दावा है वो जमीनी स्तर पर कहीं और ही हकीकत दिखती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस रूस और यूक्रेन के मामले में भी एक बड़ा बयान दिया है। इन सब चीज को बीच में जो पुतिन के घर पे हमले की बात आई है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का भी कमेंट आया है। उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द टारगेटिंग ऑफ द रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ongoing diplomatic efforts offer the most viable path towards ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts to avoid any actions that could undermine them. बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो भी कदम रखना है वो फूंक के रखने की जरूरत है। आप इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए शपथ लेते हैं और अपनी पहली बायलैटरल विजिट करते हैं जो कि रशिया की होती है, तो वहां पे वो कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब वो कीव पहुंचते हैं, तो कीव में भी वो शांति की बात करते हैं। और एक बड़ी यूनिक चीज है, अगर ट्रंप को साइड कर दिया जाए एक बार को, तो पूरी दुनिया में केवल भारत और प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे नेता हैं, और भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। अभी जेलेंस्की और मोदी जी की आई थिंक बात भी हुई थी कुछ दिनों पहले। ये जैसे ही पुतिन यहां से गए, उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स तुरंत आई कि जेलेंस्की भी जनवरी में आ सकते हैं। अब वो जनवरी में आए, फरवरी में आए, वो देखने वाली बात है। ऐसी तमाम चीजें खबरें आई। तो अगर जेलेंस्की भारत का दौरा करते हैं तो भारत एकमात्र ऐसा देश होगा, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अमेरिका को छोड़ अमेरिका को भी मैं इसलिए इसमें मैं अमेरिका को भी नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि आप पुतिन से कहाँ मिलते हैं? अलास्का में मिलते हैं, एंकरेज अलास्का में मिलते हैं। वो रशियन टेरिटरी के काफी पास है। तो वो कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था अलास्का। वो अलग चीजें कि जो भी चीजें हुई, लेकिन वो रशियन टेरिटरी के बहुत पास, बहुत करीब है। पुतिन ऑल द वे वो भारत आते हैं, दिल्ली में उनका स्वागत होता है, उनको जिस तरीके से ग्रैंड वेलकम दिया जाता है, तमाम चीजें होती हैं, तमाम इवेंट्स होते हैं, तमाम समझौतों पे साइन होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। वही चीज अब यूक्रेन करेगा। खुद जेलेंस्की अब भारत आएंगे, तमाम चीजें होंगी, बातचीत होगी, जो भी मुआहदे भी साइन हो, जो भी चीजें हों, शांति को लेके, युद्ध को लेके बातचीत होगी। तो ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश है, क्योंकि अगर ट्रंप पुतिन को होस्ट करते हैं तो वो अलास्का में होस्ट करते हैं, वो जेलेंस्की को कभी व्हाइट हाउस में होस्ट करते हैं, कभी मार-आ-लागो में होस्ट करते हैं, जहां उनका अमेरिका में मन होता है वहां होस्ट करते हैं। लेकिन भारत नई दिल्ली में पुतिन को होस्ट कर चुका है, भारत नई दिल्ली में ही जेलेंस्की को होस्ट करेगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटीज यही हैं। ऐसे में भारत एकमात्र देश है जिसकी राजधानी पर दोनों देश, जो दोनों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, जहां पे दोनों एक दूसरे की सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसे में दोनों देश आएंगे यहां। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चर्चा का विषय है। मैं जीत नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चर्चा का विषय है। भारत क्या रोल अदा कर सकता है इस पूरी शांति वाली चीज में। इसके अलावा एक पक्ष और देखने की बात है सर इसमें कि जिस तरीके से दुनिया भर में इस समय अगर आप यूक्रेन और रूस की बात करें तो दोनों देशों से पूर्ण रूप से बात करने में भारत अभी सक्षम है। रशिया से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, हमारी उनसे बहुत अच्छी बात होती है, और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते रहे। युद्ध के दौरान भी भारत का वहाँ पर रोल रहा है। तो दोनों देशों के अपने जो पक्ष हैं उसको सामने रखने में भी भारत एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। आप तमाम चीज़ों को देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन से पर हमला किया, वो 24 फरवरी 2022 का वो दिन जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता, उसके बाद इंडिया ने किस तरीके से मैसिव ऑपरेशन चलाया, अपने छात्रों को निकाला, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया,
तमाम भारत के झंडे लेके तमाम देशों के छात्र वहां से निकले, ऐसी खबरें हमने मीडिया में पढ़ी। और वो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन जिसमें रशिया ने भी साथ दिया का एक फोन कॉल, कई बार बम्बार्डमेंट बंद हुई, तो ये तमाम चीजें हुई। कीव मैंने बताया है कि किस तरीके से मोदी जी जाके वहां पुतिन से जेलेंस्की से मिलते हैं, माफ कीजिएगा, पुतिन से उससे पहले मिलते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो भारत का एक मजबूत पक्ष रखती हैं, और अगर दुनिया चाहे तो भारत, और कई बार पुतिन भी ये चीज बोल चुके हैं इशारों में, कई बार जेलेंस्की ने भी ये बातों का जिक्र किया है। अलग कई यूरोपियन लीडर्स हैं जिन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि भारत एक बहुत जरूरी और बहुत अहम भूमिका इस शांति में निभा सकता है। वो अलग चीज है कि ट्रंप को है कि मैं अगर करवा लूंगा तो दुनिया मुझे अकेले याद रखेगी, और इस तरीके से डिप्लोमेसी चलती नहीं है। हर देश एक दूसरे से अलग अलग वे में कनेक्टेड होते हैं, ये ट्रंप को समझना चाहिए। खैर हम कौन होते हैं ट्रंप को ज्ञान देने वाले। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप से सर एक और संबंधित खबर है, उन्होंने एक और देश को धमकी दी है, और इस बार उन्होंने ईरान को धमकी दी है। हाँ, तो ट्रंप मारा लागो में है आजकल, वो वहीं पे है फ्लोरिडा में, और वहां पे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की, अब बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने रशिया को जो प्रेसिडेंट पुतिन के घर पे हमला हुआ उसको लेके अपनी बात कही, लेकिन इस मुलाकात में एक खास चीज़ होने वाली है। वो खास चीज़ है कि आसिम मुनीर उस लंच का बिल कितने में चुकाएगा, आसिम मुनीर अपनी फ़ौज के लिए कितना किराया वसूलेगा, आसिम वसूलेगा नहीं, कितना दिया जाएगा, उसका मालिक कितना उसको मजदूरी देगा, उसकी डेली वेज कितनी डिसाइड करेगा, वो जो उसके ब्रिगेडियर और कर्नल, मेजर, कैप्टन, जेसीओज, एनसीओज, सिपाही जो भी जाएंगे वो कितने रुपए लेंगे यहूदियों की रक्षा करने के लिए। तो इस चीज़ पे फाइनल मुहर लगने वाली है। दरअसल जो बात ये कह रहे हैं वो यूं है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी थी, या गाजा पीस फोर्स की भी हम जिसे अलग कहा जा रहा है, उस फोर्स में पाकिस्तान का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितनी सेना वहाँ रहेगी, और उनकी फंक्शनैलिटी किस रूप में होगी, इन सब मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा होगा। गाज़ा का अगला रूपरेखा क्या होगी, गाज़ा कैसे बनेगा, हमास का जो बचे लोग हैं, जो बचा काडर है हमास का, वो उसको कैसे ख़त्म करना है या उसके खिलाफ क्या, ये तमाम चीज़ें बातचीत हो रही हैं। ईरान को लेकर क्या स्टेटमेंट आया है? ईरान को लेकर ये बात आई है कि सर इजराइल का कहना है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर एसेट जो जून में हमले में गिरा दिया गया था उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो जून के हमले की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद उस पर जब ये बात सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो हम उन्हें दोबारा गिरा देंगे, वी विल नॉक आउट देम। ये बताया गया है कि नेतन्याहू वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डिस्कस ट्रम्प पॉसिबिलिटी टू फ्रेश मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। बड़ी खबर, जो ईरान के खिलाफ अब क्या एक्शन लेना, क्योंकि सबको पता है, बार बार सर ने भी बोला है कि जो ईरान है वही सांप का असली फन है, उसको कुचलना जरूरी। अगर सांप के फन को नहीं कुचला जाएगा तो इजराइल या मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। अगर आप गाजा में देख लें तो हमास, हिजबुल्लाह लेबनान में, हूती यमन में, हूती के खिलाफ एक्शन के लिए अभी हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी कि कैसे सोमालीलैंड में कैसे इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया, और उसने क्यों रिकॉग्नाइज किया जानने के लिए ये वीडियो देखिए। जब भी मन चाहता है ईरान हूथियों को बोलता है बंद कर दो, हूती मिसाइल मार के इसको बंद कर देते हैं। अगर इजराइल यहां पे रहेगा, इजराइल की निगरानी रहेगी, और इजराइल सोमालीलैंड को यह बोलेगा कि याद है जब दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, जब तुम्हारे मुसलमान भाई बहन तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उस समय इजराइल तुम्हारे साथ खड़ा था, लिहाजा हमें यहां पे एक बेस बनाना है। और इजराइल ये करेगा दोस्तों, आप देख लेना। इजराइल इस काम में कभी पड़ा नहीं, लेकिन अब इजराइल करेगा। इजराइल विल हैव फॉरेन बेसिस, सॉलिड फॉरेन बेसिस, आप देख लेना। एंड इधर भी सोमालीलैंड में आज की तारीख में जो इजराइल सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कल यहां पे इजराइल का बेस होगा। देखा आपने किस तरीके से उस सोमालीलैंड का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक तौर पर इजराइल कर सकता है, वहां अपने बेसिस बना सकता है। हालांकि सोमालीलैंड के इजराइल के एक्सेप्टेंस के बाद, उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद कई लोगों ने इजराइल को क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन इजराइल का अपना एक तथ्य है सोमालीलैंड को लेकर जिस पर वो आगे बढ़ रहा है। ये हमने आपको वीडियो में दिखा दिया। अब हम आते हैं आज की आखिरी खबर पर। आज की आखिरी खबर ये है कि कराची और ढाका के बीच में फ्लाइट शुरू होगी, और
कराची से भी फिर से भिखारी जाएंगे क्या, अब ढाका में भी? अब देखना ये होगा कि दो ऐसे देश जो जिनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकली तमाम मुद्दों पे जो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वो एक दूसरे के बीच में फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। और इसका एक कहना है कि इससे दोनों देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, कल्चरल टाइप बढ़ेगा। अब ये देखना होगा कि दोनों देशों के बीच में, ढाका और कराची के बीच में जब फ़्लाइट शुरू होती है तो आज के डेट पे जो ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आर्थिक विकास होगा, सामाजिक, दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल टाइप हैं ये बढ़ेंगी, ये किस हद तक आगे बढ़ती हैं? ऑपरेशन सर्च लाइट बांग्लादेश में जो चलाया था वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ही शुरू हुआ था, वो बाद में धीरे धीरे बढ़ा। तो सर्च लाइट बांग्लादेश में आजकल प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो उस्मान हादी की मौत का हो, चाहे भारत के खिलाफ हो, चाहे वो बांग्लादेश हर दूसरे घंटे में नया प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं बांग्लादेशी। तो देखना है। लेकिन खैर, आज बांग्लादेश में उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया जी की मौत हो गई है और उनकी मौत के बाद वहाँ पे 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। शेख हसीना ने भी अपना दुख व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी उनके साथ के 2015 की मुलाकात को याद करते हुए दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ये बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनको कल आई थिंक उनको बरी किया जाएगा, खालिदा जिया जी को। और इसी के साथ हम इस वीडियो में आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।